बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसी का माइक ऑन है, वो ज़रा ऑफ कर ले। हाँ ठीक है, अभी सही है। So last time we were discussing about the Lorentz cyclotron, that what is Lorentz cyclotron और इसमें किस तरह पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक है, इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमारे पास टू hollow D's थी, D's in the type of D's, two hollow semicircular D's, D1 and D2 with narrow gap in between। ठीक है, इनके दरमियान एक नैरो गैप था और आयन सोर्स इस नैरो गैप के अंदर ही रखा जाता था और फिर जब आयंस निकलते थे तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वो डिफ्लेक्ट की जाती थी और इस नैरो गैप में जब वो पार्टिकल्स एंटर होते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द आरएफ ऑसिलेटर टू D1 एंड D2, उसकी मदद से हमारे पास पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता था और इस तरह हमारे पास एक हाईली एक्सेलरेटेड बीम ऑफ प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाता था। इसकी हमने जो है बेसिक कंस्ट्रक्शन डिस्कस की थी, फिर हमने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ड्राइव की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है mv²/r विच इज़ इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स qmvb, और फिर हमने इसकी रेडियस r फाइंड की थी, दैट व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी। इसके साथ साथ हमने इसके टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी भी डिटरमिन की थी और आखिर में हमने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन और गेन बाय प्रोटॉन इन द लॉरेंस साइक्लोट्रॉन, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने की थी और फिर आखिर में हमने इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी डिटरमिन किया था। At final stage, when the particle gets its maximum acceleration and highest energy, we also discussed that there occur some relativistic effects because as the velocity of the particle increases, it has been observed that mass also increases. So mass of the particle, with increase in the mass of the particle was unable to reach in fixed time। वो जो हमने कंडीशन सेट किया था उस कंडीशन के मुताबिक जो है अब ये पार्टिकल अपने मुकर्रर वक़्त पर जो है उन गैप्स तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से हमारे पास मज़ीद पार्टिकल एक्सेलरेट हम नहीं कर सकते। इन इफ़ेक्ट्स को, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हमने two suggestions were given by the scientist. One was the synchrotron कंडीशन के मुताबिक हम ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, और दूसरा कंडीशन हमारे पास सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन का मतलब क्या है और किस तरह हम जो है इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। So this is journey. Now we are in 1940 roundabout, when another scientist that is his name is the William Kirst, who constructed first Betatron at the University of Illinois, USA in 1940। अब बीटाट्रॉन एक्सेलरेटर है, इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं। बीटाट्रॉन असल में लिया गया है ये नेम because beta particles, we know that when electrons get highest energy, we call them as beta particles. So in other words, you can say that in this accelerator, electrons or beta particles are accelerated. We will discuss here the Betatron, the principle of Betatron construction, how will we construct the Betatron, the conditions for the constant radius of electron, and the Betatron or flux condition. Then we will discuss the electron deflection, and we will determine the total energy of the electron attained in the Betatron by following some basic mathematical calculations and the basis of physics. बीटाट्रॉन क्या है हमारे पास? बीटाट्रॉन एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिस तरह से पहले हमने लीनियर एक्सेलरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर, लॉरेंस साइक्लोट्रॉन, तो उन्हीं एक्सेलरेटर्स की तरह बीटाट्रॉन भी एक एक्सेलरेटर है। A particle accelerator in which electrons or beta particles are accelerated by magnetic induction। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1840s की जो फैराडे लॉज है, तो उसके मुताबिक
उन्हीं रूल्स और उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ये बीटाट्रॉन कंस्ट्रक्ट हो चुका है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको पता है कि फेराडे ने क्या किया था। फेराडे ने एक कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल को किसी इलेक्ट्रोमीटर के साथ कनेक्ट किया था, गैल्वानोमीटर के साथ, जो गैल्वानोमीटर हमें किसी कंडक्टिंग कॉइल में करंट की फ्लो को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो एक कॉइल जो फेराडे ने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया था, और जब उस कॉइल के नज़दीक किसी बार मैग्नेट को ले आया जाता, सो उस कॉइल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मूव कर लेते, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और वही करंट फ्लो गैल्वानोमीटर में डिटेक्ट होता था। याद है, आई थिंक आपको याद होगा। ठीक है, सो इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि बार मैग्नेट के ऑल अराउंड जो है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब हम बार मैग्नेट को किसी कंडक्टिंग कॉइल के नज़दीक ले आते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल को ग्रैब कर लेते हैं, उस कॉइल्स के ऑल अराउंड हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, असल में अब मैग्नेटिक फ्लक्स आ चुका है, क्योंकि इसमें कंडक्टिंग कॉइल इन्वॉल्व है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते हैं। ठीक है, हम जब बार मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स आर अवे द कॉइल, सो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उस कंडक्टिंग कॉइल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर लेते हैं, और वो हम जो है गैल्वानोमीटर पर डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, ये बेसिक फेराडे एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो नया फिनोमेना था वो हमने एक्सप्लेन किया था। फिर इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर आपको याद हो तो क्या हुआ था, एक दूसरा कॉइल जिसमें करंट ऑलरेडी फ्लो होता है। ठीक है, करंट ऑलरेडी फ्लो होता है, और जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे कंडक्टिंग कॉइल को जो है वो ग्रैब कर लेते हैं। हेलो, किसी का माइक ऑन है, ये जरा ऑफ कर ले। हेलो अहमद, ये किसका माइक ऑन है, ये जरा ऑफ कर ले। सर ऑफ कर लिया सर, मास्क ऑन था, ऑफ कर लिया। हाँ, मेरी आवाज़ साफ आ रही है आप सबको? यस सर। अच्छा, मैं आप अपने जहन, ये जो स्लाइड है ना, तो आपके जहनों में वो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडे के जो है वो आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि ये क्लियर हो जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हो चुके थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक फिनोमेना यूज करके बीटाट्रॉन को कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो व्हाट विल हैपन, a particle accelerator, betatron is a particle accelerator in which electrons are accelerated by magnetic induction. So what will happen, the electrons travel in approximately circular orbit and are accelerated by electric field produced when magnetic flux within orbit is increased. ठीक है, इससे पहले लॉरेंस साइक्लोट्रॉन में हमारे पास जो पार्टिकल एक्सेलरेट होता था तो उसमें पार्टिकल की जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी थी उसकी रेडियस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, उसकी रेडियस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी, और कांस्टेंट इंक्रीज इन रेडियस का मतलब ये था कि अब पार्टिकल कॉन्स्टेंटली ग्रेजुअली ये अपनी इसकी वेलोसिटी गेन हो रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से इसकी जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है उसकी रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। दिस वाज इन द लॉरेंस साइक्लोट्रॉन, but here in betatron the radius of the radial trajectory of the particle is constant, it is not increasing or decreasing, it is remain constant। तो ये इसको constant भी है और particle acceleration भी गेन कर रहा है। ठीक है, बीटाट्रॉन में पार्टिकल की जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है उसकी रेडियस कांस्टेंट है और एनर्जी भी गेन कर रहा है। तो ये किस वजह से एनर्जी गेन कर रहा है? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो द इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल्स ट्रेवल इन अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड आर एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को
चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन द ऑर्बिट इज इंक्रीज और डिक्रीज। सो फ्लक्स के चेंज होने से, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज है, तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अरेंज्ड to increase as the energy of electron increases in such a way to keep electron on a fixed orbit। ठीक है, magnetic flux is arranged to increase, मतलब इस this is a special arrangement in which this magnetic flux is highly controlled, because of course now the magnetic field provided is an electromagnet, and with the help of the applied electric field, with the help of the applied electric current, we can control the magnetic flux of the magnet. So this is the magnetic flux is arranged to increase as the energy of electron increases. So we know that as the energy of electron or particle increases in Lorentz cyclotron, the radius will increase. सो यहाँ पर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, रेडियस इंक्रीज नहीं करना चाहते। तो अगर हम रेडियस को इंक्रीज नहीं करना चाहते, रेडियस को फिक्स करना चाहते हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फिर हम इंक्रीज करेंगे एज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इन सच अ वे टू कीप इलेक्ट्रॉन ऑन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमने जो बेसिक दो बातों को डिस्कस किया है। एक ये है कि पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है या बीटा पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट क्यों होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना की मदद से एक्सेलरेट होगा। फिर उसकी दूसरी बात जो हमने की वो इसकी फिक्स रेडियस है। फिक्स रेडियस हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कंट्रोल करके उसको पार्टिकल की रेडियस को हम फिक्स रख सकते हैं। कितनी एनर्जी गेन होगा इसमें, maximum energy imparted to electron in a betatron is approximately 500 mega electron volt। ठीक है, this is the maximum energy attained by electron or beta particle in the betatron। 500 MeV is a huge amount of energy with a particle। Betatron is used for nuclear physics research, radiography and radiotherapy, and this was the first betatron was constructed by Kirst at the University of Illinois, USA in 1940। This is the image of the Kirst at the University of Illinois। He first constructed the betatron। Basic principle क्या है betatron का? So basic principle is to accelerate electrons in a stable orbit of constant radius through alternating magnetic field। ठीक है, through alternating magnetic field, the alternating magnetic field produces two effects। अब ये जो magnetic field change हो रहा है, alternate कर रहा है, इसके दो effects, ये अपने दो effects produce कर रहा है। Number one, increasing magnetic flux produces an electromagnetic force। ये फेराडे लॉ है। असल में फेराडे लॉ में भी हमने यही कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी पाई बाई डी टी, अगर आपको याद है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ असल में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो ये क्या है, फर्स्ट इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर वो क्या है, द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF which accelerates electrons in its orbit and increases their energies in each successive orbit। ठीक है, सो पहला इफेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो ये है कि इसकी फ्लक्स की चेंज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या है, वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रॉन। अब ये हम आगे इमेज में देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर रिप्लाई होता है, तो परपेंडिकुलर रिप्लाई होने से क्या होगा, ऑर्बिट मेक्स देम मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस। ये इफेक्ट हम इससे पहले लॉरेंस साइक्लोट्रॉन में डिस्कस कर चुके हैं। लॉरेंस साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल को जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी मिलती है तो वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास वो पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में आता है। तो ये इफेक्ट हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लॉरेंस साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, और ये जो है इसका दूसरा इफेक्ट है जिसकी वजह से अब यहाँ पर ये पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। बीटाट्रॉन बेसिकली क्या है, किस तरह हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो बेसिक पार्ट्स जो किसी भी एक्सेलरेटर के लिए ज़रूरी है। बीटाट्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ ए हाईली इवैक्यूएटेड डाउनवर्ड शेप्ड चैम्बर, हाईली इवैक्यूएटेड होगा, placed in between the poles of an electromagnet
दो मैग्नेट्स के दरमियान ये हाईली इवैक्यूएटेड डोनट शेप चैम्बर रखा होगा, कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे, मैग्नेट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके ऑल अराउंड जो है कॉइल्स को रैप किया जाता है, और इस तरह हमारे पास अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से उनकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उनको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। Magnetic poles are designed such that to have strong field in its center with gradient of magnetic field towards edges। अब ये magnetic poles जो है ये स्पेशली डिज़ाइन है, ठीक है, और इसकी डिज़ाइन कुछ यूँ है कि ये इसकी सेंटर पर जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसके एजेस पर जो है उसकी मैग्नेटिक ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज चेंजिंग पर लेंथ, जिस तरह हमारे पास एजेस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो वेयरिंग होता है। Electrons are injected to this is the electron injector part, ठीक है, जिस तरह हमारे पास आयन सोर्स होता है, सो इसको हम इलेक्ट्रॉन इंजेक्टर कहते हैं। Electrons are injected from electron gun into the chamber in first quarter cycle of the magnetic flux। ये बेसिक कंडीशन भी है बीटाट्रॉन का कि आपने इलेक्ट्रॉन को बीटाट्रॉन में कब इंजेक्ट करना है, एट द फर्स्ट क्वार्टर साइकिल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के पहला जो क्वार्टर साइकिल है उसमें आपने इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करना है। अगर अदरवाइज दूसरे पार्ट्स ऑफ द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आप इंजेक्ट कर ले तो ये एक्सेलरेट नहीं होगा। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। बट हाउएवर, जिस तरह इससे पहले हमारे पास साइक्लोट्रॉन में कंडीशन क्या था कि द टाइम टेकन बाय पार्टिकल to cover the distance in a d should be equal to half the time period of the RF oscillator, याद है? तो वो बेसिक कंडीशन था। अब यहाँ पर बेसिक कंडीशन क्या है बीटाट्रॉन के लिए, that the particle should be injected in the first quarter cycle of the magnetic flux। This is a schematic of the बीटाट्रॉन। इसको आप देख सकते हैं, ये एक डाउनवर्ड शेप है, ठीक है, डाउनवर्ड शेप चैम्बर है, ये हाईली इवैक्यूएटेड है। यहाँ पर हम वैक्यूम की मदद से इसमें तमाम पार्टिकल्स को हम इवैक्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंजेक्टर है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन गन से निकलते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इसको यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है। जब ये इंजेक्ट होता है तो ये आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पेशल शेप है ये आप देख सकते हैं, इस एजेस पर ये इस तरह है, और यहाँ पर सेंटर में ये यूनिफॉर्म है। इनके दरमियान, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान हमने इस डाउनवर्ड शेप को रखा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होता है तो ये एक कांस्टेंट रेडियस में इस तरह यू मूव करता है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट अंडर दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आप देख रहे हैं, ये इसका दूसरा व्यू है। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स दैट एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और यहाँ पर आप इस एज को देख रहे हैं, तो जिस तरह जो है ये एज ये देख ले, दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब पर यूनिट लेंथ, चेंज पर यूनिट लेंथ। सो जो ही आप मूव करते हैं ये आप देख ले, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये चेंज हो रहा है यहाँ पर कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इस तरह यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स आप देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज है। सेंटर पर हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो इस सेंटर में जब ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इसको कौन प्रोवाइड करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके सेंटर में है। जबकि जब ये इलेक्ट्रॉन इस एज पर आ जाता है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स ग्रेडियंट है, जिसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर हो जाए इस डोनट शेप में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाएगा, इसको एक पुश मिलेगी विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। यू फिर जब इस रीजन में दाखिल होगा तो फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में होगा। फिर इस रीजन में दोबारा जब दाखिल होगा तो यहाँ पर दोबारा ये एक्सेलरेट होगा। इस तरह इसको ये कांस्टेंट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इन दो एजेस पर ये एक्सेलरेट होता है और यहाँ पर ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की मदद से यूनिफॉर्म ट्रेजेक्टरी इसको मिलती है। ये एक दूसरा व्यू है, आप देख सकते हैं, ये मैग्नेट है, एक मिनट, ये मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल है, और दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन, दिस इज द टू वैक्यूम चैम्बर। यहाँ पर दोबारा आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है यहाँ पर
in between the two poles, और इसकी जो sides है ये आप देख सकते हैं, this is the flux gradient, the magnetic flux is constantly increasing at the edges. So ये जो donut shape chamber है ये इसके दरमियान में रखा गया है यहाँ पर. Alternating magnetic field accelerate electrons in each successive revolution. Alternating magnetic, of course magnetic field change हो रहा है और इसी के change होने से हमारे पास electron accelerate होता है. In each successive revolution and simultaneously keeps them in a stable orbit of constant radius. What will happen? High kinetic energy is imparted to electrons in large number of revolutions. After several hundred thousands of revolutions, the electron will eventually get high acceleration and energy. Basic condition जो हमारे पास यहाँ पर है, of course Faraday law ही use होगा. So condition for the constant radius of electron. किस तरह हम पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की या बीटा पार्टिकल की रेडियस को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? Consider an electron get deflected to an orbit of radius r. अब इलेक्ट्रॉन जब इंजेक्ट हुआ इस डोनट शेप में, तो उसकी जो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, उसकी जो ऑर्बिट है, उसकी रेडियस क्या है? लेट्स सपोज द रेडियस इज r, स्मॉल r. एट इंस्टेंट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज पाई. ये पाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को शो करता है. इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंजेस एट द रेट ऑफ डी पाई बाई डी टी. अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. व्हाट विल हैपन? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड ऑन यूनिट चार्जेस. ये वो क्या होगा? ईएमएफ हमारे पास क्या होगा? माइनस ये हमारे पास माइनस डी पाई बाई डी टी. ये फैराडे लॉ है और ये लेंजेस, माइनस साइन लेंजेस लॉ की मदद से आता है, और लेंजेस लॉ आपको पता है कि उसका मतलब क्या है. देन व्हाट विल हैपन? दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डू सम वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पर ये कुछ काम करेगा, ठीक है. सो दैट वर्क इज W इज इक्वल टू एफ डॉट एस. एफ इज यहाँ पर क्या है? इंड्यूस्ड फोर्स है, और एस क्या है? सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, उसकी जो है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ है. वर्क डन आपके पास क्या होगा? W इज इक्वल टू माइनस ई डी पाई बाई डी टी, ठीक है. माइनस E d pi by dt. Name it as equation 2. So this will be the amount of work done on the electron when it move on the circular trajectory. Induced EMF does a work on electron by applying a tangential force. ठीक है. Induced EMF इलेक्ट्रॉन पर किस तरह काम करता है, असर करता है? By applying a tangential force if along the orbital path of electron. ठीक है. So the path length of electron अब ये along circular orbit of radius r is equal to circumference. इस इलेक्ट्रॉन की जो path length है वो of course इस circular path की circumference 2 pi r के बराबर है. लिहाजा mathematically the work done by electromagnetic force is given as W is equal to F dot S. ये simple वर्क डन की जो बेसिक इक्वेशन है F डॉट एस. सो वर्क डन W इज इक्वल टू F. अब एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या है हमारे पास? दिस इज द सर्कमफ्रेंस, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2 pi r. नेम इट एज इक्वेशन 3. सो इफ वी कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, देन वी विल गेट F डॉट 2 pi r इज इक्वल टू माइनस e डी पाई बाई डी टी. वो हम दोनों इक्वेशन को हमने इसको यहाँ पर कंपेयर किया है. सो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EF क्या होगा? टेंजेंशियल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इंड्यूस्ड EMF क्या होगा? माइनस E डिवाइडेड बाय 2 pi r डी पाई बाई डी टी. ये हमारे पास वो फोर्स होगा which is applied by the induced EMF which does a work by applying the tangential force. Name it as equation 4. As electron of mass m and velocity v is deflected by magnetic induction. अब हमें पता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता है, सर्कुलर पाथ में ये डिफ्लेक्ट होता है, जिस तरह लॉरेंस साइक्लोट्रॉन में हमने डिस्कस किया था. इस तरह यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन को, इसका काम क्या है? एक काम इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर ले सर्कुलर पाथ में, और दूसरा काम इंडक्शन का क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर ले बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सो अलोंग एन ऑर्बिटल पाथ ऑफ रेडियस r, the centripetal force is to radial force. ये हमारे पास क्या होगा? mv square by r centripetal force, and this is the magnetic force. F is equal to kim vb, या यहाँ पर हमारे पास bev है. v is the velocity of particle, e is charge on the electron, b is the magnetic field. So from this equation we will get mv
is equal to BER. This V is cancelling with this V, so we will get BER. And in other words, we can say that this is basically the momentum of electron or beta particle. So P, momentum P is equal to mv, and this momentum is equal to magnetic field B, charge E, and R, radial path of the electron. Name it as equation 5. Now, tangential force provided by a varying magnetic field to electron is equal to rate of change of momentum. ये basic definition है force का. We know that force is the rate of change of momentum. So उसको apply करके हम इस tangential force को U भी लिख सकते हैं कि F is equal to dP divided by dt, and this is written as d by dt mv, but mv is equal to BER according to equation 5. So d by dt BER. This can further be written as F is equal to ER, because these are almost constant, they are taken out, so dB divided by dt. F is equal to ER dB divided by dt. ये equation हमारे पास आ जाता है tangential force के लिए. Name it as equation 6. But we also says that equation 4 is also related to the tangential force. So if we compare equation 4 and equation 6, then we will get minus E divided by 2 pi R d pi divided by dt is equal to ER dB divided by dt. Or this equation can further be written as d pi divided by dt, rate of change of flux, rate of change of magnetic flux density, is equal to minus 2 pi R square into dB divided by dt. ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाता है. रीअरेंजमेंट हमने इसकी किया है, या इसको हम यू भी लिख सकते हैं, d pi divided by dt is equal to minus 2 d by dt pi r square b. ये एक बुक से हमने लिया है, बिकॉज दिस ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाला ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसको एक ख़ास तरतीब से लिख लिया गया है, बिकॉज ये तरतीब, ये इक्वेशन हमें बीटाट्रॉन की जो है बेसिक कंडीशन, जिसको हम बीटाट्रॉन कंडीशन कहते हैं या फ्लक्स कंडीशन कहते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि बीटाट्रॉन में हमारे पास ये जो फ्लक्स चेंजेस होते हैं, सेंटर में हमारे पास तो यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लेकिन जब फ्लक्स चेंज होता है तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है, साइड्स पर वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है. तो ये उसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ये किया है. दिस इज कॉल्ड 1 to 2 रूल. ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट हमने दोबारा इसके अंदर डाले हैं. बट हाउएवर इसको अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो हमारे पास रीअरेंज कर ले, सो ये dt के साथ कैंसिल होगा, और हमारे पास d पाई चेंज इन फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर है, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर dB, यानी ऊपर वाले इक्वेशन. इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर dB. नाउ इफ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, वी विल गेट पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर b. यहाँ पर इंटीग्रल सिर्फ यहाँ पर अप्लाई होगा. नेम इट एज इक्वेशन 8. So this equation 8 shows that if B is constant, B is magnetic field, then magnetic flux density is proportional to R square. ये वो बेसिक कंडीशन है जो कि हम आखिर में यूज़ करेंगे जब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी गेन कर लेता है, और जब हम इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करना चाहें थ्रू यूजिंग डिफ्लेक्टर्स. सो अब यहाँ पर डिफ्लेक्टर्स को इन कंडीशंस की मदद से चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हम जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी गेन कर लेता है तो उसको हम टारगेट पर फोकस करेंगे, टारगेट पर बम्बार्ड करेंगे, तो उसको अपने कांस्टेंट रेडियल सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री से डिविएट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे कि किस तरह हम इस पार्टिकल को फिर टारगेट पर जो है वो बम्बार्ड करेंगे. सो दिस इज़ द बेसिक कंडीशन जो कि हम आगे यूज़ करेंगे एज अ डिफ्लेक्टर कंडीशन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स इक्वेशन 7. This equation 7 is called Betatron condition or flux condition. इसका मतलब क्या है, इस तरह आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से क्लियर है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, सो इसको हम Betatron और flux condition कहते हैं. It shows that the rate of change of flux d pi by dt within the orbit of radius r is always twice what it would have if the magnetic field intensity was uniform throughout the orbit. मतलब यह है कि अगर थ्रू द ऑर्बिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिफॉर्म होती तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता, और अब यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, एजेस पर ये चेंज हो रहा है. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स
ये जो एजेस पर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है डी पाई बाई डी टी विद इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ये हमारे पास हमेशा ट्वाइस होगा उस कंडीशन से जब ये यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। सो दिस विल बी ट्वाइस। इट इज आल्सो कॉल्ड 2:1 रेशियो, 2:1 रूल ऑफ बीटाट्रॉन, ये दूसरा नाम है इसका। दिस कंडीशन कैन सिंपली बी रिटन एज, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि डी बी सी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी बी जी डिवाइडेड बाई डी टी। बी सी का मतलब क्या है, ये हमारे पास कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द सेंट्रल कोर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि सेंटर में है, ठीक है, जिसको हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। एंड बी जी इज द गाइडिंग फील्ड ऑफ द ऑर्बिट, जिसको हमने कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जो कि एजेस पर हमारे पास होते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो सेंट्रल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और गाइडिंग फील्ड ऑफ ऑर्बिट, या जो हमारे पास एजेस पर मैग्नेटिक फील्ड है, सो दैट विल बी द ट्वाइस एज कंपेयर्ड टू द सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड। That is called the Betatron or flux condition. इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्शन ऑन टारगेट, जिस तरह मैंने आपसे कहा इक्वेशन 8 में कि इसको हमने डिफ्लेक्ट करना है जब इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम एनर्जी गेन कर लेता है, तो इसको फिर टारगेट पर डिफ्लेक्ट करना पड़ता है। तो उसको हम किस तरह करेंगे, द हाईएस्ट एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन फ्यू 100,000 रिवोल्यूशन in stable orbit of constant radius can be deflected on target by suddenly increasing radius of the orbit by increasing flux without changing B according to equation 8। equation 8 में हमने यही बात की थी कि हमने अब फ्लक्स को चेंज करना है, तो जब फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इसका जो रेडियस है वो चेंज होगा, बिकॉज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस r, ठीक है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर if B is constant। So इस इक्वेशन की मदद से हम इन हाईली एक्सेलरेटेड हाई एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं टारगेट पर। अब कितनी व्हाट इज द टोटल एनर्जी इम्पार्टेड इन रिवोल्यूशन, उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हमें किस तरह पता चलेगा कि लेट्स सपोज इन रिवोल्यूशन में हमारे पास एनर्जी इम्पार्ट हो चुकी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक कंडीशन यूज करेंगे, because we know that in Betatron acceleration of particle takes place in 1/4 of the time period with angular velocity omega, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन जो कि मैंने आपसे कहा था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख ले, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है along y एक्सिस एंड along x एक्सिस हमारे पास क्या है, t टाइम है। सो यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऑसिलेट कर रहा है, जिस तरह हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या करता है, ऑसिलेट करता है। सो इसके फर्स्ट फॉर 1 क्वार्टर, दिस इज अनदर क्वार्टर, दिस इज, सो दिस इज कंप्लीट साइकिल ओवर हियर, दिस इज गिविंग अस ए कंप्लीट साइकिल। सो इट हैज 4 क्वार्टर्स, आपको पता है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये जो आप देख रहे हैं ये तो डिक्रीजिंग है, ये तो नेगेटिव में चला जाता है, इसको आप स्किप कर लें, अवॉइड कर लें। इस पार्ट की तरफ अगर हम आ जाएं तो इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। एक ये पार्ट है जो कि 0 से शुरू होकर अपने मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, और फिर इसके बाद इसकी आप देख सकते हैं डिक्रीज शुरू हो जाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की ये डिक्रीज शुरू हो जाते हैं। तो इस पार्ट को भी स्किप कर लें। ये वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स अपने मैक्सिमम वैल्यूज की तरफ जाता है, ये दिस इज कॉल्ड द 4th क्वार्टर, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसी दौरान आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करना है। सो द इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन इनटू द डोनट शेप हाईली इवैक्यूएटेड चैम्बर एट द 1/4 ऑफ द 1/4 या 1 क्वार्टर ऑफ द साइकिल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सो उसी कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन, ये पार्टिकल पर क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ये आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन कहाँ पर गेन करेगा पार्टिकल, इस रीजन में जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं, और अगर इस रीजन में इंजेक्ट कर ले तो पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा बल्कि डीसेलरेट होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने लॉरेंट साइक्लोट्रॉन में एक स्पेसिफिक कंडीशन के तहत हमने पार्टिकल को इंजेक्ट किया था, ठीक है, और उसी कंडीशन को ये फुलफिल करना पड़ेगा। सो 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड t विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये हमारे पास कंडीशन है, t इज इक्वल टू t/4। ये स्मॉल t है, स्मॉल t, और ये कैपिटल T है। वेयर स्मॉल t, यहाँ पर ये जो स्मॉल t रिप्रेजेंट होता है, दिस इज द टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप देख रहे हैं इस फिगर में हमने दिखाया है कि इस तरह
कब हम इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करेंगे, तो स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ बीटाट्रॉन, ये टाइम पीरियड ऑफ बीटाट्रॉन को शो करता है। सो टी ये इक्वेशन इस तरह है कि टी इज इक्वल टू टी बाई 4, या जिसको हम यू भी लिख सकते हैं 1/4। टी क्या है, टी दिस इज द 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये इसके बराबर है 2 pi divided by omega, because we know that v is equal to omega, f is equal to 2 pi r, omega is equal to, वो क्या था वो कंडीशन, v is equal to r ओमेगा, वो जो टाइम पीरियड ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इक्वेशन है, हमने इसको वहाँ से डिराइव किया है। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, आपको याद है या मैं इसको करवा लूँ, हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, याद है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, सो इफ वी चेंज इज बाय टाइम, सो वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, एंड देन टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, वो बेसिक इक्वेशन है हमारे पास। सो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, 2 और ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। सिंस आफ्टर एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब ये भी वो जो रिलेटिविस्टिक कंडीशन है उसकी तरफ बात करा है। दस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन, हमारे पास वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन गेन कर लेता है तो उस कंडीशन में हमारे पास उसकी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बेसिक इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी टी, जिसको हम एस इज इक्वल टू सी टी भी लिख सकते हैं। सो एस इज इक्वल टू सी और टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन is S is equal to C pi divided by 2 omega. Now if R is the radius of the stable orbit of electron, the number of revolutions per second is given as, ठीक है। अब ये हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को अगर हम डिटरमिन करना चाहें, क्योंकि हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने कांस्टेंट रेडियस में यू मूव करता है, तो अगर हम कह लें कि इन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ये करता है तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू इन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एनर्जी डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। सो n इज इक्वल टू c पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ये वो डिस्टेंस है जो कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर डिराइव किया है। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 1/2 पाई r, ये हमारे पास नॉन इक्वेशन है। सो इन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा r, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया है हमारे पास इन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के लिए। सिंस फ्लक्स वेरी एज फंक्शन ऑफ टाइम, हमें पता है कि ये साइनसॉइडल है, टाइम के साथ साथ ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड एज पाई इज इक्वल टू पाई नॉट साइन ओमेगा टी, हम इसको यू लिख सकते हैं। सो व्हेन फ्लक्स चेंजेस एज फंक्शन ऑफ टाइम द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, ये एनर्जी हमारे पास फिर क्या होगा, E इज इक्वल टू ई डी पाई डिवाइडेड बाई डी टी, ये वही एनर्जी या वही जिसको हमने वर्क डन इक्वेशन कहा था, ये वर्क डन वाली इक्वेशन है जो कि अब यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन की शेप में है। सो E इज इक्वल टू ई डी पाई डिवाइडेड बाई डी टी। सो E इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ई डी बाई डी टी, पाई की जगह मैंने पाई नॉट साइन ओमेगा टी ये लिखा है, ये पुट किया है यहाँ पर। सो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, हमारे पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई ओमेगा पाई नॉट cos omega t. This is simple differentiation of pi naught sin omega t. So as acceleration takes place in time t by 4, ठीक है, acceleration ये जो हमने ऊपर conditions को एक्सप्लेन किया कि t by 4 1/4 क्वार्टर ऑफ द साइकिल में हमने इलेक्ट्रॉन को अगर इंजेक्ट कर ले तो वो एक्सेलरेशन गेन करेगा। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी गेन इन ईच रिवोल्यूशन, अब एवरेज हमारे पास क्या होगा हर रिवोल्यूशन में, E एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t by 4 E ओमेगा पाई नॉट cos omega t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 to t
t/4 dt. And this can be further written as e omega pi naught integral from 0 to t/4 cos omega t dt divided by integral from 0 to t/4 dt. So this average energy gained by electron in revolutions can further be written as 2e omega pi naught divided by pi. ये after जब हम ये conditions ये limits अप्लाई कर ले तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा 2e omega pi naught divided by pi. This will be equal to this value. So the total energy imparted in revolution हमारे पास क्या होगी? Total energy imparted in revolution is equal to E average multiplied by number of revolutions. So E total is equal to E average multiplied by N. E average हमारे पास ये है. So E total energy हमारे पास 2E omega pi naught divided by pi multiplied by N. हमारे पास इनकी वैल्यू क्या है? C divided by 4 omega R. So total energy imparted to electron in number of revolutions will be EC pi naught divided by 2 pi r. EC pi naught divided by 2 pi r. E is the charge on electron, C is the maximum speed velocity of gain by electron, pi naught हमारे पास क्या है? Magnetic flux है, divided by 2 pi r. R is the radius of the radial trajectory of the electron. So ये हमारे पास total energy इस equation की मदद से electron gain कर लेगा. ठीक है. So this is the expression for the total energy gained by electron at n number of revolutions in a betatron. So we can use betatron. Basic applications क्या है हमारे पास? Because we know that it provides high energy beam electrons of about 300 MeV. कितने? 300 MeV तक हम electron को accelerate कर सकते हैं, energy इसको दे सकते हैं. And then it can be used as a source of X-rays and gamma rays if electron beam is made to direct on a metal plate. अगर हम किसी मेटल प्लेट पर इसको बम्बार्ड कर लें तो इसके इंटरेक्शन से हमारे पास एक्स रेज जनरेट होंगी, इसी के इंटरेक्शन से हमारे पास गैमा रेज जनरेट होंगी, तो इसको हम जनरेट कर सकते हैं एक्स रेज और गैमा रेज की प्रोडक्शन के लिए. ये बीम हम यूज़ कर सकते हैं. द एक्स रेज produced with the help of betatron can be used in industrial and medical fields. फिर हम ये एक्स रेज जो बीटाट्रॉन से हासिल हो चुकी है इसको हम इंडस्ट्रियल और मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी यूज्ड इन पार्टिकल फिजिक्स. इसके अलावा हम ये जो हमारे पास हम हाई एनर्जी बीम हासिल हो चुका है ये हम पार्टिकल फिजिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ये हम यूज़ करते हैं पॉसिबल सोलर फ्लेयर मैकेनिज्म. ठीक है, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. So if anybody have any question you can ask. ठीक शो. Yes sir. Sir your question है sir. हाँ सर दा तासु जो सर दा फ्लक्स चिकन ने दा बराबर है -2 पाई v है ना सर. हाँ नो सर कि मुंगा फ्लक्स चेंज का सर मैग्नेटिक फील्ड वो संग कांस्टेंट है. फ्लक्स कम इक्वेशन के -2 पाई b. सर फ्लक्स इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर b जे कम इक्वेशन है सर प्रीवियस स्लाइड्स की. दमा तवाया चाहिए तो वर्षो पाई इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर b दार है इक्वेशन है देखा ना. अब जी सर दी के लिए क्लियर द ऑर्बिट बाय इंक्रीजिंग फ्लक्स विदाउट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल दा डेफिनेटली दा ये सेंटेंस देखो दा दिशात ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म देखा ना. मतलब दा दा दीजे कि दा से पासाने सर नशी एक्सप्लेन किया तब संगा फ्लक्स चेंज के चित्तो द दी मैग्नेटिक फील्ड आगा मतलब दा ची आगा होम इफेक्ट नशी of flux home change. The disha some sophisticated conditions. It is achieved by discharging a condenser through the primary coils of the electromagnet that increases the magnetic flux through changing flux density. ठीक है ना. दा यो sentence books के लिखा ले दे दा pi is directly proportional to r square. मतलब दा च आगा दा condition में आगा situation की उसको चिकला मुंग सारा इलेक्ट्रॉन खपल maximum energy gain की او اوس موږ غواړو چې د الکترون بیم په یو ټارګټ باندې انسیډنټ کو. نو د فکس ریډیل پات نه به دا څنګه روباسم په خبره پوه شوې. د فکس ریډیل پات نه به زه د الکترون څنګه روباسم نو ته به دا کنډیشن یوز کړې او دا کنډیشن به کله اچیو کول شي. اٹ از اچیوډ بای ډسچارجینګ ا کنډنسر. اوس دا کنډنسر د دې جدا سیټ اپ وي دا یو هیوج سیټ اپ وي
چې دا غي په مدد سره ته د magnetic field د flux change کول شي خو magnetic field به constant وي. دا equation ته نه دیږي کې b که constant وي کنه 2 pi خو already constant دی 2 pi constant دی خو magnetic field هم constant کو no pi is directly magnetic flux is directly proportional to r square. ठीक है, as you increase the magnetic flux so radius will be increased, and if you increase the radius so you will deflect the particle from its fixed radial path. ठीक है, so we can do it by discharging the condenser through primary coils of the electromagnet. Yes sir. Clear sir. Any other question? सही ना the just a question no कोले शे हाँ take sure. So this was Betatron. This was a topic in your syllabus. If somebody have question, then you can ask. If not, I will stop recording.